हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास आप सभी का मेरी क्लास में फिर से वेलकम करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे रेशो, अनुपात। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अनुपात में मैं आपको बताऊंगा कि अनुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, इसको हम किस तरीके से यूज लेते हैं और इसमें हमें क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप अनुपात की परिभाषा समझिए और इसका यूज समझिए कि अनुपात का उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों, अनुपात का उपयोग राशियों की तुलना करने के लिए होता है। हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशियां जिन्हें हमें कंपेयर करना है, जिनकी हमें तुलना करनी है, तो हम वहां अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अनुपात की परिभाषा हम लिखते हैं, जैसे में अगर a और b दो राशियां हैं तो a अनुपात b, इस प्रकार से अनुपात को लिखा जाएगा, जहां a और b समान इकाई की राशियां हैं। अर्थात a अगर आपका वजन है तो b भी आपका वजन होगा। a अगर किलोग्राम में है तो b भी आपका किलोग्राम में ही होगा। a और b समान इकाई की राशियां हैं। जैसे मैं कहूं 1 मिनट तथा 20 सेकंड, इनके बीच में अगर आपको अनुपात लिखना है तो आपको ध्यान देना होगा कि ये राशियां तो समान हैं, दोनों ही समय की इकाइयां हैं, लेकिन इनकी इकाई समान नहीं है। तो अगर मैं इनका अनुपात लिखता हूं 1 मिनट अनुपात 20 सेकंड, तो ये तर्कहीन है, इनमें अनुपात नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लूं या सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लूं तो इनके बीच में अनुपात लिखा जा सकता है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 20 सेकंड, तो ये हम यहाँ अनुपात लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों ही समान इकाइयां हैं और दोनों ही समान राशियां हैं। यहाँ पे दोनों समय की राशियां हैं, तो हम यहाँ अनुपात लिख सकते हैं। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान देने लायक है, वो आपको पता होना चाहिए कि a यहाँ पर पूर्व पद होता है तथा b को हम पश्च पद कहते हैं। इसे हम परिणामी भी कहते हैं, परिणामी पद। आप ध्यान दीजिएगा कि a और b समान इकाई की राशियां थी, जहां a पूर्व पद है, b पश्च पद है, इसे हम परिणामी पद भी कहते हैं। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि a अनुपात b, या कहें a बटा b, जहां a हमारा हर है तथा b हमारा a अंश है तथा b हमारा हर है। यानी किसी अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं 3/4 और 4/3 ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग राशियां हैं। उसी प्रकार से a बटा b और b बटा a भी बराबर नहीं होते हैं, ये भी अलग अलग राशियां हैं। या हम कहें कि a अनुपात b इज नॉट इक्वल टू b अनुपात a। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि a अनुपात b और b अनुपात a बराबर नहीं होते हैं। अर्थात अनुपात में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, क्रम का महत्व होता है। ध्यान दीजिएगा कि अनुपात किस क्रम में लिखे गए हैं, आपको उसी क्रम में अनुपातों को देखना होता है, समझना होता है। आगे हम देखते हैं कि अनुपात की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उन्हें हम किस प्रकार से डिपिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि a अनुपात b, अगर मैं कहता हूं 3/4, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा एक मतलब है कि यहां पे अगर मैं आपसे कह दूं कि a बराबर 3 और b बराबर 4 हमेशा, तो दोस्तों ये गलत, क्योंकि हमेशा a का मान 3 नहीं होता है और b का मान 4 नहीं होता है। यहाँ पे एक हमेशा एक कॉमन फैक्टर होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं कहूं a बराबर 3x और b बराबर 4x, तो ये सही है। यहाँ पर x हमारा कॉमन फैक्टर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ कुछ भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, जिसे हम वैसे कहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अनुपातों को सरल किया जाता है तो ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, आप वहां इस चीज को समझ पाएंगे। तो a बराबर 3x या b बराबर 4x मैं बोल सकता हूं 3y, तो ये होगा 4y। अगर आप इसे लिखते हैं 3xz, तो इसको आप लिखेंगे 4xz। आप ध्यान दीजिए, यहाँ xz कॉमन फैक्टर है, यहाँ y कॉमन फैक्टर है, यहाँ x कॉमन फैक्टर है। यानी दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं 30 और 40 में कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप देख पाएंगे कि 10 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि 30 और 40 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर हम इसमें अनुपात लिखेंगे 30/40, तो इसको सरल करने पर हमें 3/4 प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप सरल अनुपात को, अनुपात के सरलतम रूप को अगर कॉमन फैक्टर से गुणा करते हैं तो आपको राशियां पुनः प्राप्त हो जाती हैं।
आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी। 1 मिनट का मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप देखिए इसे। तो दोस्तों आगे प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि A को पूर्व पद कहेंगे और B को पश्च पद कहेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अनुपात के पदों में किसी राशि से गुणा किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, किसी राशि से भाग दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तथा यदि हम कुछ जोड़ बाकी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझकर चलिए, आगे काम आएगा। और A बटा B इसमें से हम कुछ घटा देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा ये हम देख रहे हैं। तो यदि हम अनुपात के पदों में किसी राशि से गुणा करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ गुणा मैंने x का किया है तो x x आपस में कट जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको पुनः A बटा B प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप यहाँ x का भाग लगाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ x आपका कट जाएगा, आपको पुनः A अनुपात B यानी A बटा B प्राप्त हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं अनुपात के पदों में कुछ गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, यानी नो चेंज इन रेशो, हमारा अनुपात वही रहता है। किंतु यदि आपने अनुपात के पदों में कुछ जोड़ दिया है या कुछ घटा दिया है, समान राशि, ध्यान दीजिएगा समान राशि की बात हो रही है, तो आप देखेंगे आपका अनुपात परिवर्तित हो गया है। यानी हमारा अब जो ये अनुपात प्राप्त होगा, नया अनुपात, ये A बटा B यानी A अनुपात B के बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अनुपात के पदों में यदि आप समान राशि से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो आपका अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। किंतु यदि आप कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं तो आपका अनुपात परिवर्तित हो जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो सेब पपीते वाले क्वेश्चन, कोई संख्या जोड़ दी जाए घटा दी जाए, तो वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज है। आगे इसमें आप देखिए कि अनुपात की और क्या प्रॉपर्टी होती है। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, वो मैं आपके लिए लिखूं। यदि मैं कहूं कि A बटा B, C बटा D और E बटा F ये कोई 3 अनुपात है, ये परस्पर बराबर है, तो हम कह सकते हैं अगर ये तीनों बराबर हैं तो अगर हम इनके अंश को जोड़ें केवल कि A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F, तो ये जो अनुपात प्राप्त होगा ये नया अनुपात भी इन्हीं के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, समझिए इसे। जैसे मैं लिखता हूं 4 बटा 5, 8 बटा 10 और 16 बटा 25, 16 बटा 20। आप देखिए इनको अगर आप सरल करेंगे तो आपको ये तीनों अनुपात बराबर ही प्राप्त होते हैं। 4 बटे 5, 8 बटे 10 और 16 बटा 20 ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके अंशों को जोड़ने पर हमें 4 प्लस 8 प्लस 16 बटे 5 प्लस 10 प्लस 20 ये एक नया अनुपात प्राप्त होगा जो कि इन्हीं के बराबर होगा। आप ध्यान दीजिए ये क्या प्राप्त होता है आपको, ये 12 और 16 28 और ये आपका कितना बन गया 15 और 20 35। आप इसको जब सरल करेंगे तो ये 7 से कट जाता है, 4 बटे 5 ये आपका इसी के बराबर प्राप्त होता है 4 बटे 5। आप कह सकते हैं कि यदि कोई 3 या 4 और भी अधिक अनुपात हो सकते हैं तो वो बराबर है, तो उनके अंशों को जोड़ने पर तथा हरों को जोड़ने पर अलग अलग लिखेंगे तो वो अनुपात जो बनेगा वो भी इन्हीं के समान होगा। आगे अगली प्रॉपर्टी आप देखिए, मैं समझाऊं आपको। यदि अगर आपसे कहा जाए कि कोई 3 या अधिक अनुपात परस्पर बराबर है, जैसे मैं लिखूं A बटा B, C बटा D और E बटा F। आगे आप और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से उनमें रूल फॉलो होता है। अभी बता देता हूं वापस, A प्लस C प्लस E बटा B प्लस D प्लस F ये भी आपस में बराबर होगा। सेकंड थिंग जो इसमें आती है, यदि A बटा B, C बटा D और E बटा F परस्पर बराबर है तो ये किसी न किसी अनुपात के बराबर होते हैं। उस अनुपात को यदि मैं K बोल दूं या K अनुपात 1 बोल दूं तो आप ध्यान दीजिए यहां से मैं लिख सकता हूं, आप इनको छिपा लीजिए एक बार और समझिए कि A बराबर B K आ जाएगा, C बराबर D को K से गुणा कर देंगे D K आ जाएगा और E बराबर F K आ जाएगा। अब मैं यदि A C और E के बीच में अनुपात लिखूं तो आप ध्यान दीजिए क्या मिलता है, B K अनुपात
डी के अनुपात एफ के, यानी ए अनुपात सी अनुपात ई जो आएगा आपका सरल करने पर बी अनुपात डी अनुपात एफ के बराबर आएगा। आप इस चीज को इस प्रकार से समझिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि ए बटा 2 बराबर बी बटा 3 बराबर सी बटा 4 और आपसे पूछूं बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी, तो आप देख सकते हैं आपको अल्टीमेटली सॉल्व करने पर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 ही प्राप्त होगा। इसको आप समझ सकते हैं, इसको के बराबर मानिए तो ए का मान 2 के, बी का मान 3 के और सी का मान 4 के आएगा। के को आप अगर कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं तो आपको सरल करने पर जो रेशो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डिनोमिनेटर है वही आपका रेशो में आ रहा है, तो इसको आप 2-3 क्वेश्चन लेकर समझिए कि अगर मैं लिखूं, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, a बटा 2 बराबर b बटा 1/3 बराबर c बटा 1/4 और आपसे पूछ लिया जाए कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली कह सकते हैं 2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आगे इसको सरल करने का जो विधि है, सरल करने का सरलीकरण का जो तरीका है आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इनको एक बार बता देता हूं आपको। 3 और 4 का रेशो आप एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे तो 12 आता है, 12 से सबको गुणा कर दीजिए तो 24 अनुपात 4 अनुपात 3 ये आपका ए बी और सी का अनुपात हो जाएगा। आगे इसमें जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है कि अनुपातों में आप किस प्रकार से वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात को देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रेशो। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जल्दी से रेशो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है केवल उनकी नॉलेज दे रहा हूं। ये अनुपात पूरा नहीं है लेकिन जो बता रहा हूं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 3/4 कोई अनुपात है, 3 अनुपात 4, तो इसको अगर आपका इस चीज का अगर आपका लिखना है वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात के लिए आपको अनुपात के पदों का वर्ग करना होता है, यानी इसका वर्गानुपात अगर आप लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखने में आएगा। अगर आपसे बोला जाए कि इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, उसको लिखने के लिए आपको अनुपात के पदों का अंडर रूट लेना होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसे डुप्लीकेट रेशो कहते हैं तथा इसको सब डुप्लीकेट रेशो कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आगे अगर आपसे बोला जाए कि इसका आपको घनानुपात लिखना है, ट्रिप्लिकेट रेशो, तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसमें आपको इस अनुपात के पदों का घन करना होगा। आप घन करने पर देख सकते हैं 3 3 9 27/64, यानी 3/4 का घनानुपात 27/64 होगा। इसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए कि 3/4 का घन मूलानुपात क्या होगा, तो आप कह सकते हैं इसको हम सब ट्रिप्लिकेट रेशो कहेंगे, STR। इसको अगर आपको लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, 3/4 का घन मूलानुपात लिखने के लिए हम यहाँ घनमूल का चिन्ह लेते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वर्गमूल है तथा ये घनमूल है। यहाँ मैंने जो पावर 1/3 है वो अंदर लिया है, पावर 3 को अंदर लिया है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 3/4 की पावर 1/3। आगे पढ़ी जब पढ़ेंगे तो वहां ये चीज और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ अनुपात के टाइप देख रहे हैं कि अनुपातों में किस प्रकार से हम वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात तथा घनमूलानुपात को लिखते हैं। आगे एक और चीज आती है कॉम्प्लेक्स रेशो, क्या कहें मिश्रित अनुपात, तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि A/B, C/D और E/F, यानी 2 या अधिक आपके पास अनुपात है, उनका अगर आपको मिश्रित अनुपात लिखना है तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, आपको उनको परस्पर गुणा करना होता है। अगर मैं कहूं कि इनका मिश्रित अनुपात लिखने के लिए इनको परस्पर गुणा कर देंगे तो जो भी आपको सरल करने पर अनुपात प्राप्त होगा वो इन तीनों अनुपातों का मिश्रित अनुपात होगा। दोस्तों इसमें आगे जो चीज है वो आती है समानुपात, उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए समानुपात क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 2 अनुपात हमने बराबर कह दिए थे कि भैया A/B और C/D बराबर है। तो ये बराबर होने का मतलब क्या है उस चीज को समझिए। अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो इनको मैं लिख सकता हूं A/B बराबर है C/D।
डी के। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, अगर ये दोनों परस्पर बराबर हैं तो हम जानते हैं इनका वज्र गुणन करेंगे तो AD और BC ये बराबर होता है। उसी प्रकार से आप यहां देखेंगे तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा होने पर हम कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, यानी यहां हम AD बराबर BC लिख सकते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यहां हम बराबर के चिन्ह को समानुपात के चिन्ह से रिप्लेस भी कर सकते हैं। समानुपात का चिन्ह आपका इस प्रकार से होता है, तो आप ध्यान दीजिए क्या होता है, प्रोपोर्शन समानुपात होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर आपसे लिखूं कि 2/4 बराबर होता है 8/16 के, पहले तो ये देखो ये सही है या गलत है, आपको समझना होगा कि भैया इसको सरल करेंगे तो हमें 1:2 प्राप्त होगा और इसको सरल करेंगे तो भी हमें 1:2 ही प्राप्त होगा, तो ये दोनों अनुपात बराबर है। आप देख सकते हैं 2 × 16 32 और 8 × 4 ये भी 32, 32 बराबर 32, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि दोनों संख्याएं परस्पर बराबर है, तो ये आपके समानुपात है। इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2:4 और 8:16 ये दोनों अनुपात परस्पर बराबर है, इसको समानुपात हम कह सकते हैं, तो 2:4 8:16 ये समानुपात में है। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है कि 2, 4, 8, 16 समानुपात में है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि A, B, C, D समानुपात में है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि A:B समानुपात C:D। ध्यान दीजिएगा ऑर्डर का यहाँ इंपॉर्टेंस है, क्रम का यहाँ भी महत्व है, क्रम का आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ समानुपात में भी क्रम का विशेष महत्व होता है। आगे अब हम इसमें समझिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विपरीत गमन इनवर्टेंडो, यानी A, B, C, D समानुपात में है तो इसको हम लिख सकते हैं A:B समानुपात C:D। इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं A/B बराबर है C/D के। अब ध्यान दीजिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आप इनको अगर उल्टा करके लिखेंगे यानी विपरीत करके लिखेंगे B/A और D/C, तो जो राशियां प्राप्त होंगी वे भी आपस में समानुपात में होंगी। सेकंड इसमें जो प्रॉपर्टी है, अगर ये समानुपात में है यानी ये दोनों अनुपात बराबर है तो यहाँ योगानुपात की प्रॉपर्टी भी चलती है, यानी अगर हम इसमें अंश में हर जोड़ दें यानी इस प्रकार लिखें कि A+B/B बराबर C+D/D, तो ये भी समानुपात में होंगे, तो यहाँ भी जो राशियां आपको प्राप्त होंगी वो समानुपात में ही होंगी। तीसरी इसमें एक प्रॉपर्टी चलती है अंतरानुपात, यानी अगर हम घटाकर लिखते हैं हर को तो जो अनुपात हमें प्राप्त होगा A-B/B इस प्रकार से लिखा जाएगा कि मैंने अंश में हर को घटा दिया तो मुझे A-B मिल गया, बटे में B है उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। इसी प्रकार यहाँ C-D/D, तो ये जो अनुपात मिलेंगे आपको ये अनुपात भी बराबर होंगे, अर्थात ये अनुपात भी समानुपात में होंगे। एक चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह आपको काम आती है, वो होती है योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ आप किस प्रकार से लिख रहे हैं A+B/A-B बराबर C+D/C-D। दोस्तों मैंने अंश में हर जोड़ा है एक बार और एक बार अंश में से हर को घटाकर इस अनुपात को लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे C में अगर मैंने D को जोड़ दिया तो अंश लिखने में आ गया और C में से D को घटाया तो हर लिखने में आ गया। आप या तो इसको ऐसे समझिए या आप ध्यान दीजिए इसमें समीकरण 2 में आप समीकरण 3 का भाग लगाएंगे तो आपका A B से D कटेगा, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा A+B/A-B और ऐसे ही यहाँ पे C+D/C-D आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चारों प्रॉपर्टी समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि समानुपात में प्रॉपर्टी किस प्रकार से चलती है। तो मैंने एक संख्या ली है 8, 16, 32, 64। आप ध्यान दीजिए कि 8, 16, 32, 64 मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैं कह रहा हूं कि यह समानुपात में है। तो देखो 8, 16 तो इसको लिख सकते हैं 8:16 समानुपात 32:64, 8/16 बराबर 32/64।
अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं कि आप सबसे पहले विपरीत घमन यानी इन्वर्टेंडो इसका लिखना चाहते हैं तो 16/8 और 64/32। आप देख लो ये जो अनुपात प्राप्त हुए हैं ये भी बराबर है, ये 2/1 है तो ये भी 2/1 ही आपको प्राप्त हुआ है। सेकंड अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं 8 + 16/16 और 32 + 64/64, तो आप इनको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों अनुपात भी परस्पर बराबर है। तीसरा अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं अंतरानुपात, आप इसमें लिखेंगे तो आप देखेंगे 8 - 16/16 और 32 - 64/64। तो यहाँ भी जो अनुपात आपको प्राप्त होगा वो अनुपात परस्पर बराबर ही होंगे। आप हल कर सकते हैं, माइनस का कितना बचेगा, -8/16 -32/64 हल करेंगे तो आपको यहाँ समान राशियां प्राप्त होंगी, समान अनुपात ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इनके बीच योगांतरानुपात लिखना चाहूं तो वो किस प्रकार लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अंश में हर को जोड़ रहा हूं तो 8 + 16 और अंश में से हर को घटा रहा हूं तो 8 - 16। इसी प्रकार 32 + 64 और 32 - 64 आप देखेंगे ये जो अनुपात प्राप्त हुए ये भी परस्पर बराबर है। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। विशेष तौर पर बीजगणित में काफी अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और अर्थमेटिक में हमारे अनुपात में तो ये आते ही है, तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है समानुपात में, ये आपको पता होना चाहिए। आगे समानुपात में एक प्रॉपर्टी और आती है जिसे हम कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन कहते हैं। तो दोस्तों हम कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि A, B और C तीन राशियां हैं, ये सतत अनुपात में है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन को हिंदी में सतत अनुपात या वितत अनुपात भी कहते हैं, यानी कंटिन्यू चलता है ये। तो किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा, ध्यान दीजिए। ABC सतत अनुपात में है तो A, B, B, C ये समानुपात में होगा। यही कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा मैंने बीच वाले पद को 2 बार लिखा है और मैंने लिख दिया A, B, C समानुपात में है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं A/B समानुपात B/C। दोस्तों क्या चीज है समझिए एक बार से। 2/4 बराबर 4/8 बराबर 8/16 बराबर 16/32 बराबर इस प्रकार आप देखिए ध्यान से कि 2/4 4/8 8/16 16/32 ये सभी बराबर हैं, समान अनुपात हैं। यहाँ इनको देखिए तो मैं कह सकता हूं 2, 4, 4, 8 ये समानुपात में है। आप इन दोनों को देखिए 4, 8, 8, 16 ये समानुपात में है, यानी समानुपात में अगर बीच वाला पद आपका 2 बार लिखा हुआ है तो वो जो संख्याएं हैं उनको हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अगर ये समानुपात में है तो 2, 4, 8 सतत अनुपात में है, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में है। आपकी एक जीपी बनती है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये आपकी एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। यानी सतत अनुपात में अगर आपके पास चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हम बोल पाएंगे कि A, B, C ये समानुपात में है। यहाँ से अगर हम लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर है तो B² = AC और B बराबर √AC। ये आपका गुणोत्तर माध्य है। ध्यान दीजिए ABC का अगर आपको गुणोत्तर माध्य लिखने को बोला जाए तो B बराबर √AC होता है। यहाँ B को आप कहते हैं मध्यानुपात, C आपका होता है तृतीयानुपात। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, आपको संख्याएं दे दी जाती है और बोला जाता है मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे B बराबर √AC आता है, मध्यानुपात का मान √AC होगा, तथा तृतीयानुपात अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से ही आप लिख सकते हैं कि C बराबर आपका B²/A हो जाएगा, यानी मध्यानुपात होगा आपका B बराबर √AC, तृतीयानुपात C का मान होगा B²/A। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे बोला जाए 8, 16, x ये सतत अनुपात में है तो आपको लिखना है x का मान क्या होगा। तो यहां हम इनको कंपेयर कर सकते हैं ABC से। ध्यान दीजिए x का मान लिखने के लिए 16² 8 मैंने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि सतत अनुपात में मध्यानुपात क्या चीज होता है।
आपका तृतीयानुपात क्या चीज होता है, प्रथमानुपात क्या चीज होता है। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप इसको गौर से समझिए। क्वेश्चन मेरा है, यदि मैं आपसे बोलूं 2,18 दो संख्याएं हैं, 2,18 दो संख्याएं हैं, आपको इनका मध्यानुपात ज्ञात करना है और एक आपको इनका तृतीयानुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, सेम डेटा पर मैं आपको क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। मध्यानुपात जब आपको ज्ञात करना है तो आप मान लेते हैं कि मध्यानुपात x है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2,x,18। मैंने x को बीच में लिखा है क्योंकि मध्यानुपात बीच में होता है। तो 2,x,18 सतत अनुपात में है। यहां से मैं x का मान बता सकता हूं √AC, यानी 2,18 डायरेक्टली मैं लिख देता हूं √36, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी 2,6,18 ये सतत अनुपात में है, तो 2,6,6,18 ये समानुपात में होंगे। यहां मैंने मध्यानुपात x की वैल्यू ज्ञात कर ली है, x का मान 6 होगा। आप देख लीजिए 2/6 और 6/18 ये परस्पर बराबर है। 18 दूनी 36, 6 का नागा 36। यही आपका समानुपात में सतत अनुपात का कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए मध्यानुपात की पोजीशन कहां होती है, उसी प्रकार तृतीयानुपात की पोजीशन कहां होगी। तो 2,18, मैंने यहां y, तृतीयानुपात आपका 18 के बाद आएगा, तो 2,18, सतत अनुपात में है। तो आप y की वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली a, b, c, मैंने आपको समझाया था। यहां हो जाएगा b²/a, यानी 18 का स्क्वायर बटा 2। y की वैल्यू हो जाएगी 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324/2, हल करेंगे तो आपको 162 प्राप्त हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 2,18 आपका डेटा था, उस डेटा के लिए जब आपने मध्यानुपात की कैलकुलेशन करी तो वो वैल्यू आपको 6 प्राप्त हुई, और सेम डेटा के लिए अगर आपने तृतीयानुपात की कैलकुलेशन करी तो वो आपको वैल्यू 162 प्राप्त हुई है। मैं कह सकता हूं 2,18, 162 सतत अनुपात में है। आगे मैं बोल सकता हूं 2,18, 18, 162 ये आपके समानुपात में है। आगे सेम प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं और आप देखिए ध्यान से, यहां हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 प्राप्त होगा और ये भी 324 प्राप्त होगा। आपको यहां समानुपात में सतत अनुपात किस प्रकार से चलता है यह समझ में आया होगा। आगे इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो हम पढ़ लेते हैं बेसिक्स में, कि रेशो के बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि a और b दो राशियां हैं, वो इस प्रकार से संबंध है कि a समानुपात b, यानी यहाँ पे ये सीधा अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो किस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि यदि a बढ़ेगा, a का मान बढ़ेगा, तो a का मान बढ़ने के साथ साथ b का मान भी बढ़ेगा। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये अनुपातिक संबंध होता है। और यदि a घटेगा तो b का मान भी घटेगा, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। किंतु यदि यही दो राशियां आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उन्हें किस प्रकार से लिखा जाएगा, विपरीत अनुपात में है तो वो कैसे लिखा जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू 1/b। इसका तात्पर्य है यदि a का मान बढ़ेगा तो b का मान घटेगा, तथा यदि a का मान आप घटाते हैं तो b का मान बढ़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके काम करने की स्पीड अच्छी है, यदि आप जल्दी जल्दी काम करते हैं तो कम समय में ही काम खत्म हो जाएगा, और अगर आप धीरे धीरे काम करते हैं तो समय अधिक लगेगा। हम कह सकते हैं कि आपकी एफिशिएंसी जो है, आपके काम करने की एफिशिएंसी जो है वो समय पर डिपेंड होती है। अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो समय कम लगेगा, एफिशिएंसी कम है तो समय ज्यादा लगेगा। यहां मैंने एफिशिएंसी को ईटा से शो किया है, आप उसको कुछ भी समझ लीजिए कि ईटा एक ग्रीक साइन है। आगे इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गया है वो है रेशो मर्जर। रेशो मर्जर, अनुपातों में संबंध, अनुपातों में संबंध। एक इसमें बाकी रह गया है अनुपातों का सरलीकरण। दोस्तों इन टॉपिक को मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ये जो मैंने आपको आज बताया ये अनुपात का पूरा बेसिक था। आपको मैं बता दूं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। आज मैंने अनुपात से शुरू किया है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए पूरी अरिथमेटिक की थ्योरी
और कुछ सैंपल क्वेश्चंस के साथ साथ कवर कर दूं, ताकि आपके लिए एक बूस्टर की तरह काम करे। आपको इसमें वो सब कुछ मिल जाए जो आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक क्विक बेसिक, हम कह सकते हैं कि मैं आपको क्विक रिवीजन इसका करवा रहा हूं। अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो आप इनको एक रिवीजन के लिए देख सकते हैं, और आप अगर पहली बार गणित पढ़ रहे हैं तो आप इनको समझिए, आपको हेल्प मिलेगी जरूर। आगे मैं आपको बता दूं, अगर इस वीडियो में किसी को भी कोई दिक्कत रही हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9461 629 729। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं वहां आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, हम प्राइवेट टीचर्स सभी घर पे ही बैठे हुए हैं, तो अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप चाहें, कंपल्सन नहीं है, तो आप वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी चाहे तो कुछ डोनेशन अगर देना चाहें, डोनेशन क्या रही, गुरु दक्षिणा ही मैं कहूंगा, अगर आप देना चाहें तो 1 रुपए मिनिमम गुरु दक्षिणा आप मुझे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। आप वीडियोस प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वो भी मेरे लिए एक गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। मैं कंटिन्यू कल आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू।